हाय गाइस, वेलकम टू रुद्राइस एकेडमी। मैं हूं आभा पाठक और आप सभी को नवरात्र और नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए चलते हैं टॉपिक पे चलते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फंडामेंटल राइट्स, जिसको मूल अधिकार कहते हैं हिंदी में, और ये हमारे संविधान में आर्टिकल 12 से 35 तक में है। ओरिजिनली संविधान में हमारे 7 मूल अधिकार थे, 7 राइट्स थे, बट in 1978 by the 44 amendment चौवालीसवें संविधान संशोधन 1978 में हमारे राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी को मूल अधिकार से हटा दिया गया और अभी ये ओरिजिनली जो है आर्टिकल 300A में है, जिसे अब लीगल राइट कहते हैं। तो करेंटली संविधान में 6 तरह के राइट्स बचे हैं। ओरिजिनली कितने थे? ओरिजिनली आपके 7 तरह के राइट्स थे, परंतु 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी को निकाल करके 300A आर्टिकल में रख दिया गया, जिसे अब कहते हैं लीगल राइट। और बहुत सारे एंट्रेंस में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि संपत्ति का अधिकार अब कौन सा अधिकार है, तो संपत्ति का अधिकार अब एक लीगल राइट है। और अब करेंटली संविधान में आपके मात्र 6 अधिकार है। तो आइए आज हम इस वीडियो में उन 6 अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे कि सारे आर्टिकल्स में क्या दिया गया है, वो राइट्स क्या क्या है। आज हम लोग उन 6 अधिकारों की चर्चा करेंगे। पहले एक बार जान लेते हैं कि 6 अधिकार कौन कौन से हैं। तो पहला है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, ये है आपका 14 से 18 तक, 14 से 18 तक है समानता का अधिकार। दूसरा है राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार, ये है आपका 19 से 22 तक में। नेक्स्ट आपका राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये है आपका 23 एंड 24, 23-24। नेक्स्ट है आपका राइट टू रिलीजन, राइट टू रिलीजन यानी कि धर्म का अधिकार या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये है आपका 25 से 28 तक में, 25 से 28 तक में। नेक्स्ट है 5वां है आपका राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ये है आपका 29-30। और 5वां है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, छठा है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसमें जो कि है 32 में, आर्टिकल 32 में, और जिसमें आपकी 5 तरह की रिट का विवरण दिया गया है, यानी कि 5 तरह की रिट जो कि आपको इसमें दी गई है। तो एक बार फिर से कह रहे थे कि राइट टू इक्वालिटी यानी समानता का अधिकार 14 से 18 तक में है, राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक में है, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ये है आपका 23-24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये है आपका 25 और 28, एंड नेक्स्ट है आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो कि है 29-30, और नेक्स्ट है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज
जो कि आर्टिकल 32 में दिया गया है और जिसमें 5 तरह की रिट के बारे में बताया गया है। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है राइट टू इक्वालिटी। 14 से 18 तक में जो दिया गया है आज हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे राइट टू इक्वालिटी के बारे में, जिसमें पहला जो आर्टिकल है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 इसमें बताया गया है कि कानून के समक्ष सब समान है। इसमें 2 तरह की बातें बताई गई हैं। पहला है इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, और दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, होगी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब ये है, ये आपके रूल ऑफ लॉ से लिया गया है। रूल ऑफ लॉ यानी कि विधि का शासन, जो AB डायसी द्वारा दिया गया है, डायसी द्वारा। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब है कि इस कानून के समक्ष सब समान है, चाहे वो A हो चाहे B हो, चाहे ये बहुत ज्यादा रिच हो चाहे बहुत ज्यादा पुअर हो, कानून के समक्ष में ये दोनों एज अ इक्वल पोजीशन पे आते हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ यही है कि कानून के समक्ष सब समान है, चाहे वो बहुत ऊंचा हो चाहे बहुत नीचा, चाहे उसकी उम्र में बहुत ज्यादा अंतर हो। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ इस मैनर पे काम करता है कि कानून के समक्ष सब समान है। नेक्स्ट है आपका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि कानून का समान संरक्षण सबको प्राप्त हो। कानून का समान संरक्षण का मतलब ये होता है कि सबको एक रीजनेबल डिफरेंशिया के अंतर्गत देखा जाए। डिफरेंशिएशन तो होगा लेकिन वो एक रीजनेबल ग्राउंड के ऊपर होगा। एक एग्जांपल देते हैं आपको कि मान लीजिए एक 5 साल का बच्चा है और एक 12 साल का बच्चा है। अगर 5 साल के बच्चे को भी 2 रोटी दी जा रही है और ये खा ले रहा है, और 12 साल के बच्चे को भी 2 रोटी दी जा रही है, तो ये तो हो गया इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि एक तरह से होगा कि कानून के समक्ष सब समान है, तो इस तरह से हो गया। और अगर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ होगा तो ऑब्वियस सी बात है 5 साल के बच्चे के तुलना में जो 12 साल का बच्चा है वो ज्यादा खाना खाएगा, तो इसको इसके अकॉर्डिंग खाना दिया जाए और 5 साल के बच्चे को उसके अकॉर्डिंग खाना दिया जाए, तो ये होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि कानून का समान संरक्षण करना। ठीक है, तो इसमें एक तरह से रीजनेबल डिफरेंशिएशन करने के लिए बताया गया है, जबकि इक्वालिटी बिफोर लॉ में बस ये कहा गया है कि सब समान है, कोई भी उनके अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। जबकि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में ये बताया गया है कि एक तरह से रीजनेबल डिफरेंशिया कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक प्रेग्नेंट लेडी है, वो स्टेयर नहीं चढ़ पा रही है, सीढ़ी से ऑफिस नहीं जा पा रही है, तो उनके लिए लिफ्ट ओपन कर दिया गया है। एक नॉर्मल लेडी है, वो कह रही है हम भी लिफ्ट में जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, तो ये कैसे जा रही है, एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव हो रहा है। ये अकॉर्डिंग टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एक रीजनेबल डिफरेंस है, ये किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो ये स्टेट कर सकता है कि किसी को अगर जरूरत है उसे अपलिफ्ट करने में, उसके एडवांसमेंट के लिए, तो उस तरह से वो प्रोटेक्शन लॉस बना सकता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि आर्टिकल 14 किस बारे में है। अब आइए चलते हैं आर्टिकल 15 पे। आर्टिकल 15 जिसकी मेन हेडिंग ये है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन अ ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। प्रोहिबिशन ऑफ discrimination on the ground of religion, race, caste, sex and place of birth.
किसी भी व्यक्ति से इन 5 ग्राउंड्स पे, यानी कि कौन कौन से ग्राउंड, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, इन 5 ग्राउंड्स पे किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। ये है आर्टिकल 15 का मेन हेडिंग। अब आइए चलते हैं इसके सब क्लॉजेज में, आर्टिकल 15 के सब क्लॉजेज में। जो आर्टिकल 15 का क्लॉज 1 है, यहाँ लिख दे रहे हैं ART 15(1). आर्टिकल 15 का क्लॉज 1 ये कहता है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन दीज 5 ग्राउंड्स। जो मैंने अभी आपके ग्राउंड्स बताए थे कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ये जो 5 ग्राउंड है उस पे स्टेट किसी से भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। आर्टिकल 15(1) में ये कहा गया है, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन दीज 5 ग्राउंड। वो सारे ग्राउंड में फिर से बोल दी हूँ कि कौन सा है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। इसे याद रखिएगा और एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, LLM के या किसी भी जुडिशरी के एग्जाम में सीधे पूछ दिया जाता है कि आर्टिकल 15 में कौन से 5 ग्राउंड है। आप इसे याद रखिएगा क्योंकि ग्राउंड्स पे ही क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं। तो इसमें सीधा सा ये कहा गया आर्टिकल 15(1) में कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन दीज 5 ग्राउंड। आर्टिकल 15(2) में, आर्टिकल 15(2) इसमें ये बताया गया कि स्टेट एंड सिटीजन शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट एट पब्लिक प्लेस। स्टेट एंड सिटीजन shall not discriminate at public place। सॉरी, स्टेट तो नहीं, सिटीजन जो है वो पब्लिक प्लेस। आर्टिकल 15(1) में सिर्फ स्टेट को इंक्लूड किया गया था और आर्टिकल 15(2) में स्टेट भी और सिटीजन को भी इंक्लूड किया गया है कि स्टेट और सिटीजन जो है वो दोनों उन 5 ग्राउंड्स पे किसी भी व्यक्ति से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। स्टेट का तो ठीक है, सिटीजन कैसे करते हैं कि कोई गोरा है, काला है, कोई किसी कास्ट का है, कोई किसी अदर कास्ट का है, तो उसके साथ किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा किसी भी पब्लिक प्लेस में। ठीक है, तो यहाँ पे सिटीजन को भी बताया गया है आर्टिकल। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट पे, आर्टिकल 15 क्लॉज 3। इसमें यह बताया गया कि स्टेट शैल मेक लॉज इन फेवर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। स्टेट शैल मेक लॉज इन फेवर ऑफ women and children। अभी तो हमने पढ़ा था कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लेकिन आर्टिकल 14 में ही हमने पढ़ा था 2 तरह के मैनर, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये जो 15(3) है ये आता है आपका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के अंदर, यानी कि जो स्टेट है वो विमेन्स के लिए और चिल्ड्रेन के लिए कोई भी ऐसे लॉज बना सकता है जो कि उनके फेवर में है। मैंने पहले ही कहा था कि किसी भी क्लास के लोग होते हैं उनको, अगर वो बहुत बैकवर्ड है तो उनको अपलिफ्ट करने के लिए स्टेट ऐसे लॉज बना सकता है उनके एडवांसमेंट के लिए, उनको अपलिफ्ट करने के लिए, ताकि वो भी सबके साथ एक कतार में मिलकर चल सके। वो जो पिछड़े हैं वो बहुत ज्यादा पिछड़े ना रह जाएं, उनके एडवांसमेंट के लिए भी जो स्टेट है वो लॉज बना सकता है। तो वो यहाँ पे आर्टिकल 15(3) में डिस्क्रिमिनेशन के अंतर्गत नहीं आएंगे। ठीक है, तो स्टेट शैल मेक लॉज इन फेवर ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रेन। यहाँ पे कोई ये नहीं कर सकता कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन है, हमको ये लॉज नहीं मिले हैं, उनके लिए बनाया गया। जैसे कि एक लॉज बनाया गया था कि प्रेगनेंसी में विमेन्स को छुट्टी देने के लिए, तो इस तरह के लॉज बनाए जा सकते हैं। चिल्ड्रन के लिए बनाया गया है कि चिल्ड्रंस को 14 ईयर्स तक है तो उनके लिए एजुकेशन मस्ट है। तो इन सब तरह के लॉज जो है कि अगर वो फेवर में है इन दोनों के लिए तो बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 15 क्लॉज 4।
जो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 है उसमें उसके पहले एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से एक केस आया था चंपकम दुरई राजन का। बहुत ही फेमस केस है, आई होप आप लोग इसके बारे में जानते होंगे। तो चंपकम दुरई राजन के केस के बाद ही आर्टिकल 15 क्लॉज 4 आया, जिसके अंदर ये जोड़ा गया कि किसी भी जो स्टेट है वो बैकवर्ड क्लासेस एससी और एसटी के लिए, जो कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड, यानी कि बैकवर्ड क्लासेस प्लस एससी यानी शेड्यूल कास्ट प्लस शेड्यूल ट्राइब, ये दोनों जो कि सोशली प्लस एजुकेशनली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, उनके फेवर में कोई भी लॉस बनाया जा सकता है, कोई भी स्पेशल प्रोविजन लाया जा सकता है उनके एडवांसमेंट के लिए। ठीक है, तो कोई भी जैसे कि बैकवर्ड क्लास एससी एसटी, अगर ये लोग सोशली और एजुकेशनली पिछड़े हुए हैं तो इनके एडवांसमेंट के लिए स्टेट जो है कोई भी स्पेशल प्रोविजन बना सकता है। इसी के बाद एक दूसरा केस आया था आपका, जो कि आर्टिकल 15(4) में ही है। दूसरा केस है आपका M.R. बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। M.R. बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। इस केस में ये कहा गया था कि कोई भी जो रिजर्वेशन है वो 50% की सीलिंग से ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, रिजर्वेशन विल नॉट एबव, यानी कि कोई भी जो इस केस में कहा था M.R. बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर के केस में ये कहा गया था कि जो 50% रिजर्वेशन है वो इसके ऊपर नहीं जाएगी एट एनी कॉस्ट। ठीक है, और इन्हीं के निर्णय को इंदिरा साहनी केस में फिर से पलट दिया गया था कि अगर कोई रीजनेबल रीजन है तो उसके ऊपर जा सकती है। वो केस अभी हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे इंदिरा साहनी का। अब नेक्स्ट क्लॉज देख लेते हैं इन दो केसों के बाद। आर्टिकल 15 का क्लॉज 5, इसमें जो जिसे कि 93rd अमेंडमेंट से जोड़ा गया था, ओरिजिनली था नहीं, ये 93rd अमेंडमेंट से आया था। कौन क्या आया था? आर्टिकल 15 क्लॉज 5। इसमें ये कहा गया था कि SCBC यानी कि जो पिछड़े हुए कास्ट है, एजुकेशनली इंस्टीट्यूशन में इनको एडमिशन के लिए रिजर्वेशन मिल सकता है, चाहे वो स्टेट द्वारा एडेड हो या ना हो। सिर्फ इतना ही कहा गया था कि SCBC जो बैकवर्ड क्लासेस है, सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेस है, SC और ST को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए रिजर्वेशन मिल जाएगा, चाहे वो स्टेट द्वारा एडेड हो या ना हो। सिर्फ इतना ही कहा गया था आपके आर्टिकल 15(5) में। ठीक है, तो इसके पहले जो हमने आर्टिकल अभी पढ़ा था वो सेम ही था, लेकिन इसमें बस इतना जोड़ा गया था कि ये जो है स्टेट द्वारा एडेड हो या ना हो, दोनों में से अगर है तो फिर इनको एडमिशन मिल जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। अब देखते हैं कि आर्टिकल 16 में क्या कहा गया। तो आर्टिकल 16 का जो हेडिंग है वो ये है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि अपॉर्चुनिटी प्लस अपॉर्चुनिटी और एम्प्लॉयमेंट, ये दो बातें की गई हैं आपके आर्टिकल 16 में। कौन कौन सी? अपॉर्चुनिटी की और एम्प्लॉयमेंट की। क्लॉजेस देखते हैं। आर्टिकल 16 क्लॉज 1 में यह कहा गया है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी, इक्वालिटी
ऑफ अपॉर्चुनिटी किन किन जगहों पे? तो दो है, पहला एम्प्लॉयमेंट में होगी और दूसरा है अपॉइंटमेंट में होगी। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ होगी? पहला एम्प्लॉयमेंट में होगी, दूसरा अपॉइंटमेंट में होगी बाय द स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट आपका 16 क्लॉज 2, जिसमें जैसे कि हमने आर्टिकल 15 में पढ़ा था 5 तरह के ग्राउंड, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, वैसे ही 16 क्लॉज 2 में 7 तरह के ग्राउंड बताए गए हैं। बाकी पांचों जो आर्टिकल 15 के थे, इसमें 2 तरह के ग्राउंड और ऐड किए गए हैं। पहला है रेजिडेंस और दूसरा है डिसेंट। रेजिडेंस और डिसेंट, बाकी पांचों जो आप आर्टिकल 15 में पढ़े थे वो सारे ग्राउंड्स हैं। बाकी 2 ग्राउंड उसमें ऐड कर दीजिए। एक मिनट मैं लिख ही दे रही हूँ। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ये जो पांचों ग्राउंड है ये इनमें तो होगा ही होगा, प्लस 2 ग्राउंड और ऐड कर दीजिए। इन 7 ग्राउंड्स को मिला करके इन 7 ग्राउंड्स में किसी भी तरह से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 16 क्लॉज 2 में 2 ग्राउंड को और जोड़ दिया गया है। अब आते हैं आर्टिकल 16 क्लॉज 3 पे, जिसमें ये बताया गया कि रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस, रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस, यानी स्थान के आधार पर किसी को रिजर्वेशन देना इज नॉट डिस्क्रिमिनेशन अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 3। स्टेट कोई भी रेजिडेंस के अनुसार, उसके स्थान के अनुसार उसको रिजर्वेशन दिया जा सकता है। मान लीजिए कोई यूपी में कोई ऐसा प्लेस है, मान लीजिए यूपी है, इसमें कोई ऐसा प्लेस है जो कि बहुत ज्यादा बैकवर्ड है, कोई भी छत्तीसगढ़ का कोई भी पिछड़ा इलाका ले लीजिए, या फिर कहीं का भी बिहार का कोई भी जो एकदम पिछड़ा है, जहाँ पे एजुकेशन नहीं है, वहां पे रेजिडेंस के अकॉर्डिंग आप जो स्टेट है वो एडवांसमेंट के लिए कोई स्पेशल प्रोविजन बना सकता है, सो दैट वो जो एरिया के पीपल हैं उनका एडवांसमेंट किया जा सके, उनको अपलिफ्ट किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे 16 क्लॉज 3 में इसी बात को बताया गया कि रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस हो सकता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल 16 क्लॉज 4 पे। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग आर्टिकल 16 क्लॉज 4। इसमें यह बताया गया कि स्टेट कैन रिजर्व द पोस्ट इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, एससी और एसटी। स्टेट कैन रिजर्व पोस्ट in favor of backward classes, SC and ST। ठीक है, तो स्टेट जो है वो बैकवर्ड क्लासेस के लिए या फिर SC और ST के लिए कोई भी पोस्ट जो है वो रिजर्व कर सकता है। जो आप लोग देखते हैं कि किसी भी इंस्टीट्यूशन में कितना % सीट होता है जो कि सिर्फ SC के लिए होता है, या ST के लिए होता है, या तो बैकवर्ड क्लासेस के लिए होता है, वो इसी के अकॉर्डिंग ही है। आर्टिकल 16(4) के अकॉर्डिंग ही जो स्टेट है वो पोस्ट जो है वो रिजर्व कर सकते हैं जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है। इसमें एक केस आया था, केस है, मैं इंपॉर्टेंट केसेस को बताते हुए चल रही हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, इधर उधर जाके केसेस खोजने ना पड़े। तो पहला केस है इसमें देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस आपका 1964 का। इस केस को एक और नाम से जानते हैं कैरी फॉरवर्ड रूल केस। कैरी
फॉरवर्ड रूल केस। ठीक है, तो इस केस के पहले ये था कि जो सीट जो है वो फिल नहीं होते थे, उन सीटों को एड ऑन करके आगे कर दिया जाता था। ठीक है, तो ऐसे करते करते जो रिजर्वेशन था वो 60% को एक्सीड कर गया। तो इसीलिए इस केस में कैरी फॉरवर्ड रूल को इनवैलिड करार दिया गया कि अब से कैरी फॉरवर्ड रूल जो है वो अप्लाई नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो रिजर्वेशन है वो अबव 50% होता जा रहा है। और आप जानते हैं कि रिजर्वेशन 50% से आगे नहीं, अबव नहीं जा सकता है। और इसमें कैरी फॉरवर्ड के पहले जो था वो रिजर्वेशन 60% एक्सीड कर गया था, जिसके लिए इस रूल को इस केस में इनवैलिड घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट केस है आपका इंदिरा साहनी केस। इंदिरा साहनी केस, जिसे हम लोग मंडल केस के नाम से भी जानते हैं। कौन सा? मंडल केस। इस केस में दो तीन तरह के फैक्ट बताए गए थे। एक्चुअली रूल थे, पहला ये था कि 27% जो रिजर्वेशन है वो इस जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है उनको मिलना चाहिए। कितना? 27%। ठीक है, SEBC, यानी कि सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को मिलना चाहिए। नेक्स्ट था कि जो आपका प्रमोशन है वो सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट में होगा, ना कि प्रमोशन में। जो रिजर्वेशन है वो आपका मात्र अपॉइंटमेंट में होगा। रिजर्वेशन ओनली इन अपॉइंटमेंट, नॉट प्रमोशन। ठीक है, यानी कि जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट में होगा, रिजर्वेशन प्रमोशन में नहीं होगा। और जो नेक्स्ट बताया गया था वो ये था कि जो रिजर्वेशन वो 50% से क्रॉस नहीं करेगा। इसी केस में बताया जाए कि 50% से जो रिजर्वेशन है वो क्रॉस नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई रीजनेबल ग्राउंड है, आप जानते ही हैं कि हर आर्टिकल में एक्सेप्शंस हैं, हर लॉज में एक्सेप्शंस हैं, बस ढूंढने की जरूरत पड़ती है। तो इसमें भी ये कहा गया था कि अगर कोई रीजनेबल ग्राउंड है तो 50% से अबव जा सकता है, अदरवाइज वो 50% से अबव नहीं जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं आपके आर्टिकल 16 क्लॉज 4A पे। 16 क्लॉज 4A, ए का मतलब है, आप लोग समझ गए होंगे कि ये अमेंडमेंट से जोड़ा गया है। तो जी हाँ, ये जोड़ा गया था 77 अमेंडमेंट से, एडेड बाय 77 अमेंडमेंट। अभी हम लोग इंदिरा साहनी के केस में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो रिजर्वेशन है वो ओनली इट विल बी इन अपॉइंटमेंट नॉट इन प्रमोशन, बट इन दिस अमेंडमेंट इसको चेंज किया गया और इसमें कहा गया कि जो रिजर्वेशन है वो प्रमोशन में भी होगा फॉर द SC/ST। रिजर्वेशन इन प्रमोशन, ठीक है। तो मैंने कहा था ना कि हर लॉस के एक्सेप्शंस बन जाते हैं, तो उसके भी बन गए। तो इसमें 77 अमेंडमेंट से जो क्लॉज जो जोड़ा गया था 16 क्लॉज 4A, उसमें ये कहा गया था जो रिजर्वेशन है वो प्रमोशन में भी होगा। नेक्स्ट है 16 क्लॉज 4B, ये भी आया था अमेंडमेंट से ही, और ये जोड़ा गया था 81st अमेंडमेंट में, एडेड बाय 81st अमेंडमेंट। 81वें संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया था, जिसमें यह कहा गया था कि जो 50% की सीलिंग थी इंदिरा साहनी वाले केस में, उसे रिमूव कर दिया गया। As I told you, nothing is certain. तो बेसिकली इन लॉज नथिंग इज सर्टेन, दे कैन बी चेंज्ड। तो
इंदिरा साहनी केस में हमने पढ़ा था कि 50% के एबव नहीं जाना चाहिए, लेकिन बाय द अमेंडमेंट 81st अमेंडमेंट इट हैज बीन चेंज्ड। तो अब 16(4)A में क्या था कि रिजर्वेशन एंड प्रमोशन भी आ गया, और इसी में 81st अमेंडमेंट के द्वारा 4B जोड़ करके 16 में ये भी 50% की जो सीलिंग थी उसे भी हटा दिया गया। ठीक है, अब चलते हैं 16 क्लॉज 5 पे, जिसमें ये कहा गया था कि रिजर्वेशन इन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, रिजर्वेशन इन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। तो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन की बात आर्टिकल 16 क्लॉज 5 में की गई है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आर्टिकल 17 पे। नेक्स्ट है आपका 17 में ये बताया गया है, आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, abolition of untouchability। यानी ये अस्पृश्यता का उन्मूलन, हाँ हिंदी सही है, अस्पृश्यता का उन्मूलन, यानी कि जैसे कि हम लोग सीधे तो गांव की भाषा में होते हैं छुआछूत। तो अगर कोई भी ऐसा कास्ट का व्यक्ति है कि कोई अपर कास्ट है कोई लोअर कास्ट है, तो उससे अनटचेबिलिटी कर रहा है कि हम तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पियेंगे या ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे वगैरह वगैरह जो भी बातें होती हैं, तो उसका जो एबॉलिशन है वो आर्टिकल 17 में किया गया है। आर्टिकल 18 में अबॉलिशन ऑफ टाइटल बताया गया है, अबॉलिशन ऑफ टाइटल। ठीक है, तो जो टाइटल्स का है उसका भी अबॉलिशन हो गया था। टाइटल्स मतलब कि जैसे पहले लोग लगाते थे महाराजा धीराज महारानी, तो इस तरह के जो टाइटल थे वो हट गए। ठीक है, तो अब जैसे कि किसी को पद्म विभूषण मिलता है या भारत रत्न मिलता है या फिर पद्म भूषण मिलता है, तो कोई ऐसा तो लगा के चलता नहीं कि पद्म विभूषण ब्ला 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 ये लोग आ रहे हैं, पद्म विभूषण ये आ रहा है, तो इस तरह के टाइटल नहीं लगते हैं। तो ये आपका एबॉलिशन हुआ था इसका आर्टिकल 18 में। आर्टिकल 17 हमने पढ़ लिया, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में राइट टू फ्रीडम पढ़ेंगे, जो कि 19 से 22 तक में है। अगर आर्टिकल 14 से 18 तक में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी थैंक यू।